उनके छोटे छोटे डी आर सब में करंट एक ही आ रही है, उन सबका कॉम्बिनेशन कैसा था, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते थे, R इज इक्वल टू DR1 प्लस DR2 प्लस DR3 और DR1 DR2 DR3 यानी छोटे छोटे रेजिस्टर्स ऐड कर दिए जाए, इसी को तो इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन DR। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, वही किया है कि देखते जाओ, 1/R इज इक्वल टू 1/DR1 प्लस 1/DR2 प्लस 1/DR, ये सब क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1/DR। ये सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा या पैरेलल वाला, पैरेलल। क्यों नजर आ गए सारे पैरेलल में, जितने भी DR रेजिस्टेंस हैं, जितने भी थिन और सिलेंडर्स हैं इसमें, उन सबके जो रेजिस्टेंस है उनका एक एंड यहाँ दूसरा एंड वहाँ, ऐसे नहीं लगेगा। जैसे ये DR1 हो गया, ये DR2 हो गया, ये DR3 हो गया, कितने इनफाइनाइट संख्या में होंगे, सबका कॉम्बिनेशन कैसा माना जाएगा, अब रख दो यहाँ एक से लेके तक है, कर लो कैलकुलेशन। बढ़िया कैटेगरी में आ जाता है इसका। अच्छा सवाल कहा गया। हजम हो रहा है क्या? जी सर। सर तो नहीं, शकलें देखते, शकलें देख के तो मुझे लग रहा है सवाल क्यों ले लिया मैंने, गलती की क्या? हाँ कुछ बोल, सहमत आया समझ? सर हाँ ऑनलाइन वाले लोग थोड़े दोस्त में हैं, यस कर रहे हैं। यस सर। रो नॉट L by 2 pi B minus आंसर तो आई है, B माइनस ए जैसे ही आएगा, R तो कैंसिल हो गया, DR ही बचेगा, आंसर तो आ जाएगा, आंसर मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि इसका जो पेज फंसा हुआ था वो पकड़ना आया। Yes sir. यस सर। तो ये 2 पाई ऊपर पहुंच जाएगा, रो नॉट L नीचे आ जाएगा और DR ऊपर पहुंच गया, DR ही बचेगा उसमें, ऐसे लेके 2 पाई B माइनस ए अपना रो नॉट L 1/R आ रहा है, लेकिन R की तरफ आ जाएगा रो नॉट L अपना 2 पाई B माइनस। सर एक बार और समझा दीजिए वो पेज। यहाँ पर तो समझ में आएगा होगा। यस सर। एलिमेंट कैसे लिए गए थे, एलिमेंट पता है, एलिमेंट की शक्ल कैसी है, इस पूरे सिलेंडर को हमने कैसे सिलेंडर से मिलकर बना है, थिन हॉलो सिलेंडर्स। अच्छा ये थिन हॉलो सिलेंडर्स हम सबकी लेंथ कितनी है, L, लेंथ तो पूरी होगी ना सबकी, क्या चीज बदलती जा रही है, रेडियस। सबसे छोटा कितनी रेडियस का होगा, A का, सबसे बड़ा B, तो रास्ते में एक स्मॉल r रेडियस का लेंगे नहीं, जिसकी विड्थ कितनी होगी dr, यही बना है यहाँ से r रेडियस और dr, ये पतला सा सिलेंडर है, ठीक है। इसको इधर से देखेंगे, इसका ऐसा क्रॉस सेक्शन नजर आएगा कि कितनी रेडियस का सर्कल नजर आएगा, r रेडियस, और विड्थ कितनी होगी इसकी dr, तो इसका पूरा अंदर तक होगा ऐसा सिलेंडर। तो ये है यहाँ, इस तरह के कितने सिलेंडर्स होंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट संख्या में
जिनकी रेडियस ए से लेके बी तक वेरी करे। रेडियस में तो लिमिट्स हैं, नहीं समझे? तो अच्छा, ये जितने भी सिलेंडर्स हैं, क्या उन सबका एक एंड इधर है और दूसरा एंड उधर है? तो इनके हर एक सिलेंडर का कुछ रजिस्टर होगा। ये सारे रजिस्टर्स कैसे कनेक्ट नजर आ रहे हैं आप? क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि सबका एक एंड यहाँ है। इसको ए मान लो हम, ये ए एंड और ये बी एंड। तो ये जितने भी सिलेंडर्स हैं उनका एक रजिस्टर ए पे कनेक्टेड है, एक एंड, दूसरा बी पे। दूसरे सिलेंडर का भी एक एंड ए पे, दूसरा बी पे। तो इनके जितने भी रजिस्टर्स होंगे इनफाइनाइट संख्या में, उन सबके कॉम्बिनेशन किस तरह का कॉम्बिनेशन माना जाता है? पैरेलल। नहीं समझे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते आए? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो वही किया था 1/r इज इक्वल टू, अब इसमें कितने ऐड करने हैं? इनफाइनाइट। कैसे आएंगे? 1/dr1 प्लस 1/dr2 प्लस 1/dr। अब छोटे छोटे जो एडिशन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा, जैसे इसी में अगर मैं दूसरा पार्ट बनाऊं, ध्यान देना, जरा इसी का दूसरा पार्ट अगर बनाना चाहें, अब दूसरे पार्ट में हम क्या करते हैं, जो अंदर वाला सरफेस है उसको बनाएं हाई पोटेंशियल और बाहर वाले सरफेस को लो पोटेंशियल। अब करंट कैसे जाएगी? अंदर से बाहर की तरफ। अब बताइए कैसा कॉम्बिनेशन आएगा? अब सीरीज आए, अभी पैरेलल नहीं हो, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जितने भी पतले पतले से सिलेंडर बनेंगे उन सब में एक ही करंट जाएगी कि और सब में एक ही करंट चली गई, तो वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अरे कर लेंगे इसका दूसरा पार्ट, देखना सेकंड पार्ट डायग्राम यही काम आ जाएगा। If potential difference is applied, if potential difference is applied between inner surface and outer surface, inner surface and outer surface, find resistance। अब करो जरा, एलिमेंट तो यही रहेगा, एलिमेंट को बदलना है, लेकिन करंट की डायरेक्शन अब कुछ अलग हो गई, दिशा चेंज हो जाएगा। करंट एंड टू एंड हो जाएगी। करंट अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। करंट कुछ ऐसे जाएगी। पिछली क्लास में ये सवाल कराए थे, अगर वो ढंग से कर लिए हम घर पे जाके भी सीखने वाले, तो इन्हें समझने में ज्यादा आफत नहीं है। रेजिस्टिविटी का वेरिएशन तो यही है। तो अब बी आर ढूंढवा, पहले बी आर क्या होगा? बी आर मतलब छोटा रेजिस्टेंस, वो तो हो जाएगा रो नॉट आर, एक्स पे आर हो जाएगा कि नहीं? क्यों क्या एक्स पे यहाँ एक्स से डिस्टेंस लेंगे इस जगह की, तो कितनी आएगी? आर ही तो आएगी। तो इस जगह की रेजिस्टिविटी आ गई, ये तो क्या रो इनटू एल। एल भी है, बताओ क्या लिखना? याद आ रहा है एल क्या होता था? एल वो लेंथ जो करंट कवर करके जा रही है। ये जो बी आर लेंथ है ये तो करंट में कवर किया, डिवाइडेड बाई एरिया बाई आर है, 2 पाई आर है। याद आ रहा है? सिलेंडर के अंदर वाले सरफेस का एरिया लेना पड़ेगा, उसी पे तो परपेंडिकुलर जा रही है, तो 2 पाई। अब इसमें है 1/r करने की जरूरत ही नहीं, तो सीधा इंटीग्रेट करके आ रहा है कि नहीं? क्यों आ रहा है सीधा इंटीग्रेट करके? क्योंकि ये सब सीरीज है। आर इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन 2 पाई, तो बाहर आ गया, एल भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? बी आर बचेगा और लिमिट्स ए से बी रहा।
लेकिन अंतर समझ में आ रहा है दोनों सवालों में? नहीं आ रहा? आ गया सर। आ गया सर। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का जो रेजिस्टेंस हम ढूंढ लेंगे इस फॉर्मूले से। जब ये सर्किट में कनेक्ट किया जाएगा, सर्किट में बैटरी से जब इसे कनेक्ट किया जाएगा, ये पूरा सिलेंडर या पूरा स्फीयर बनाने की जरूरत नहीं। रेजिस्टेंस के लिए अपन एक सिंबल यूज करते हैं, जानते होंगे आप सब। क्या सिंबल यूज किया जाता है वो मैं बताता हूं। थोड़ा कॉमन सा सिंबल होता है P और B, दो तो इसके एंड्स होंगे, दो टर्मिनल जिनसे से बाहर वाले सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। ये R। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये सिलेंडर हो सकता है, हॉलो सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। यानी अभी तक हमने जितने भी सवाल किए उन सब में रेजिस्टेंस आया था कुछ ना कुछ। अब वो रेजिस्टेंस क्यों आया वो समझ रहे, करंट फ्लो होने की वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है। तो उस रेजिस्टेंस को जब हम सर्किट में लगाएंगे तो इस तरह का सिंबल यूज करेंगे। और हम जानते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो होगी वो ए से बी जा सकती है, बी से ए जा सकती है। तो डिपेंड करेगा किस पे? पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। मान लो ए को हाई कर दिया, बी को लो कर दिया, तो करंट किधर से किधर जाएगा? ए से बी की तरफ। अगर बी को हाई पोटेंशियल कर दिया, ए को लो, तो करंट बी से। अब करंट ए टू बी जाए या बी टू बी जाए, रेजिस्टेंस इसका फिक्स रहेगा। ठीक है, मान लो इसे 10 वोल्ट चाहिए, इसको भी 10 वोल्ट कर दिया, कितनी करंट होगी? क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। करंट किसकी वजह से आती है? पोटेंशियल की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है, अलग अलग पोटेंशियल होती है। तो अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, उससे करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी। वैल्यू अगर पता करनी हो तो कैसे पता कर लिया करेंगे? V बाई R। तो V क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस। आपको दिख रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया होगा, तो हम करंट बता देंगे। जैसे ये A है, ये B है। अच्छा, A वाला जो एंड है इसका पोटेंशियल है -20, तो B का है -10, रेजिस्टेंस है 10 ओम। करंट फ्लो होगी क्या? सबसे पहले तो डायरेक्शन बताओ करंट की क्या होगी? B2 बी ज्यादा -10, ठीक है, करंट की डायरेक्शन होगी B2 A। तो ये करंट देखो मैं कैसे लिखूं, VB माइनस VA डिवाइडेड बाई R। समझ रहे? पोटेंशियल डिफरेंस में लिया जाएगा हाई वाला पोटेंशियल माइनस लो वाला। VB है -10 और -10 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगी 1 है। ए वाले एंड का पोटेंशियल 10 वोल्ट, बी वाले एंड का पोटेंशियल 20 माइनस 2t टाइम के साथ चेंज हुआ। सवाल यह फाइंड, फाइंड में पहला पार्ट लिखो इनिशियल करंट। इनिशियल करंट बताओ,
इनिशियल करंट, इनिशियल मतलब P इक्वल टू 0, इनिशियल मतलब P इक्वल टू 0, तो P इक्वल टू 0 पर ये पोटेंशियल 10 और ये कितना आ जाएगा 20, तो करंट किधर से किधर जाएगा B2 है, 1 एम्पियर। हाँ ये जाएगा 20 माइनस 1 एम्पियर, तो डायरेक्शन B2 आ गया। सेकंड पार्ट, find the time at which current is 0. Find the time at which current is 0. Current 0. करंट 0 कब होगी जब दोनों एंड का पोटेंशियल एक जैसा हो जाएगा, VA is equal to VB, तो 10 20 minus 2t, रूट 5 ही आ रहा है सर, यस रूट 5 से, ठीक है। तीसरा सवाल, फाइंड द टाइम, find the time at which current is, find the time at which current is 1/2 ampere, half ampere. मतलब Root 2 Root 5/2. रूट 5/2। रूट 5 रूट 5/2। मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर गलत है, लेकिन ऑप्शन में नहीं होगा, और ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी होगा, तो क्या गलत और सही की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप बता रहे हैं वो ऑप्शन में नहीं। Recording in progress. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आधा एम्पियर करंट है लेकिन V2 1/2 एम्पियर
वी बी माइनस वी, ए को डी को हाई पोटेंशियल मानना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई आर। वी बी कितना 20 माइनस 2t स्क्वायर माइनस वी ए को डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से टी कितना होगा √5/2। तो दो टाइम आएंगे इस पे करंट आधा एम्पियर होगा। ये दो टाइम क्यों आ रहा है समझ गए सर? पॉसिबिलिटी है दो हो सकती, ए टू बी करंट जा सकती है, बी टू बी करंट। आप थोड़ा समझ भी रहे होंगे। इनिशियली करंट कितनी 1 एम्पियर बी टू है, अब वो 1 से घटते 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 कितने √5 सेकंड पे 0 हो गई है। दूसरा पार्ट यही तो 1 से घटते घटते 0 हुई है, तो बीच में 1/2 एम्पियर भी होगी। लेकिन 0 के बाद फिर करंट फ्लो होना बंद थोड़ी होगा। जैसे 0, अच्छा जैसे ये होगी बराबर हुई, उसके बाद अगर टाइम और बढ़ेगा तो ये और कम होता जाएगा। अब कौन सा हाई पोटेंशियल होना शुरू हो गया, अब करंट इधर जाना शुरू हो। तो जब करंट इधर बढ़ रही है 0 से बढ़ रही है, समझे, 0 से बढ़ रही है, √5 सेकंड वो टाइम है जिसका करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर। √5 सेकंड से पहले पहले करंट की डायरेक्शन क्या है V2 है, √5 के बाद 0 से बढ़ रही है तो आधा एम्पियर भी नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी समझ में आ गई। तो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में जो करंट फ्लो होती है तो उसका बेसिक मीनिंग होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को होते हैं कोलिजन्स, और कोलिजन्स की वजह से उनकी एनर्जी होती है लॉस। तो कोलिजन में एनर्जी लॉस हो रही है फ्री इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी मिलती है हीट के फॉर्म में, है ना। तो किसी भी रेजिस्टर में जो करंट फ्लो कराई जाती है उस समय के लिए, तो उस रेजिस्टर में हीट एनर्जी के फॉर्म में हमें हीट लॉस मिलेगी। हीट लॉस इसे कह रहे हैं, एनर्जी हीट के फॉर्म में मिलती है। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी जानते हो। हीटर में क्या होता है, हीटर देखा होगा, उसमें जो स्प्रिंग जैसा लगा होता है वो क्या रेजिस्टेंस ही तो, उसमें करंट फ्लो कराई। अब करंट की वजह से अब उसमें हीट एनर्जी आई, एक तरह से वो एनर्जी आई कहाँ से। हाँ, ये मत कहना कि बैटरी ने या सोर्स ने भेजी, तो भेजी तो बैटरी नहीं, सच्चाई तो यही है। लेकिन बैटरी ने जो एनर्जी भेजी है वो किसके लिए भेजी है, इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की है, जैसे रिलैक्स हो गया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दौड़ेगा कि नहीं फोर्स की वजह से, तो दौड़ते टाइम उसने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी गेन की, तो वो एनर्जी जैसे कॉलिजन हुआ लॉस कर दी। अब वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो लॉस होके हमें किस फॉर्मेट में मिल रही है, हीट फॉर्मेट। तो किसी भी रजिस्टर में कुछ समय के लिए करंट फ्लो करा दी जाती है तो उसमें हीट एनर्जी मिलती है, हीट लॉस कहते हैं। तो लिख लें जरा एक छोटी सी हीट लॉस इन रजिस्टर, हीट लॉस। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो, इफ आई करंट flows in resistor R, if I current flows in resistor R for t time, then t ड्यूरेशन के लिए करंट फ्लो करा रहे हैं, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, then the heat loss in the resistor is given as, इसका फॉर्मूला होता है I square R, जूल्स फॉर्मूला बताया जाता है, या जूल्स हीट भी कह देते हैं हीट लॉस को, नाम होता है जूल यूनिट भी होता है एनर्जी का।
लेवल टेन, लेकिन ये नाम है, जूल साहब ने बताया ये फॉर्मूला, जूल्स फॉर्मूला टेबल। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वी स्क्वायर बाई आर इंटू, समझ गए? आई को मैंने वी अपॉन आर लिख दिया, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बाहर कैंसिल। अगर रजिस्टर में करंट गिवन है ये लगा देंगे फॉर्मूला, अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है दोनों आंसर को ये लगा, ठीक है? अगर ये तो टी टाइम में इतनी हीट लॉस होगी, अगर हमसे पूछा जाए पर यूनिट टाइम कितनी हीट लॉस होती है, तो हीट लॉस पर यूनिट टाइम, इसी को एक नाम देते हैं पावर। पावर लॉस। इसे रिप्रेजेंट होगा, तो पावर लॉस का मतलब ये होगा हीट लॉस पर सेकंड पर यूनिट टाइम। पावर लॉस का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर होगा। पावर लॉस की यूनिट क्या बनेगी? जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं? पर सेकंड की एनर्जी है पावर। अब इसमें भी देखो हमें दो कैटेगरी के सवाल मिलेंगे। अगर आई करंट कांस्टेंट करंट किसी आर रजिस्टर में फ्लो हो रही है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से पता कर लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है करंट भी चेंज होती रहती है टाइम के साथ। करंट अगर चेंज हो रही है तो फिर देखो आप थोड़ा समझते हो, ऐसा करना पड़ेगा। करंट अगर हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, करंट का टाइम के साथ फंक्शन, तो हमें छोटे से ड्यूरेशन dt में हीट लॉस माननी पड़ेगी। आई करंट, अच्छा वैसे तो करंट चेंज हो रही है लेकिन छोटे से ड्यूरेशन dt के लिए से ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं, तो dt टाइम में dh हीट लॉस होगी, तो टोटल हीट लॉस 0 से p प्रॉपर इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर हमें कांस्टेंट करंट में करंट वेरिएबल तो फिर ऐसे करना है। सर जूल्स फॉर्मूला का कोई डेरिवेशन नहीं है? अब ये वही बात हो गई F इक्वल टू K Q1 Q2 कूलम साहब ने डेरिवेशन तो उसका किया ही होगा, सपने में तो नहीं आया, हमें इससे कोई मतलब है जी आपका नाम तो वही आर स्क्वायर, ये भी एकदम प्रकट हो, लेकिन कुछ ऐसे रिजल्ट से मिलते हैं डायरेक्ट स्टडी अपने। अच्छा ये कंफ्यूजन में या इस भ्रम में मत बैठ जाना कि हम फिजिक्स पूरी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स का बहुत ही बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अगर किसी को कंप्लीट फिजिक्स पढ़ना है, हम तो 12th से भी नीचे लेवल का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अगर किसी को देखना है कि भैया हमें ये सारी चीजें इसको मास्टरी करनी है तो फिर आगे और भी प्रोसेस होती है। ग्रेजुएशन में फिजिक्स पढ़ो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ो, तो PhD करो, ऐसे जब करते जाओगे तो सरकारी मिल जाएगी चीजें आपको। लेकिन वहाँ भी अब ग्रेजुएशन में पूरा फिजिक्स नहीं रहता, ग्रेजुएशन में भी कुछ पार्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके अगर आपको फिजिक्स लेना है वो तो और छोटा हो जाएगा, तो एक ही टॉपिक पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। PhD में तो चैप्टर भी एक नहीं रहता, उस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक आपको PhD करना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसा ये फिजिक्स कंप्लीट फिजिक्स में समझ आएगा। तो अगर आपको कंप्लीट फिजिक्स पढ़ना है तो फिर आगे भविष्य में और पढ़ना पड़ेगा। हम उतना पढ़ रहे हैं जो IIT के लिए रिक्वायर्ड है।
वो बात अलग है कि अच्छा सिलेबस की लिमिटेशन और थिंकिंग लेवल ये दोनों अलग चीज होती है। अगर आप देखें तो सिलेबस की लिमिटेशन तो बहुत कम है 12th लेवल का फिजिक्स, लेकिन थिंकिंग लेवल हो सकता है पीएचडी से भी ज्यादा सवाल ऐसे दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज। सवाल कर रहे थे हम इसका देखो, तो वो सवाल तो मैं नहीं करा रहा 2 एम्पीयर करंट 10 ओम रजिस्टर 10 सेकंड के लिए फ्लो करा दो तो कितनी होती तो बात कर ही नहीं। सवाल कुछ ऐसा है, the current decreases linearly. Current decreases linearly from I naught to 0 in capital T time. Okay. Point पहला पार्ट शायद हम पहले कर चुके हैं। पॉइंट में पहला पार्ट देखो टोटल चार्ज फ्लो, दूसरा पार्ट टोटल हीट लॉस इन रजिस्टर कैपिटल आर, यानी जिस रजिस्टर में ये करंट होगी उसकी वैल्यू। पहला पार्ट तो शायद हम कर चुके हैं जिसका जवाब जल्दी आ जाना चाहिए। दूसरा पार्ट अभी कर रहे हैं। अब कितने लोगों को देखो पता चलेगा याद है कि पहला पार्ट हो चुका है। I naught T by 2. आंसर भी बता दिए, सवाल हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि लैंग्वेज अलग हो, ऐसा जरूर हो सकता है। ग्राफ दिया था। मैंने ग्राफ बना दिया होगा, इसमें कहानी लिख दी है। पहला पार्ट तो कर लो, आई नॉट से घटते घटते कैपिटल टी टाइम में लीनियरली 0 हो रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाना हो चुका है सर। आई नॉट कैपिटल टी बाई 2, कैपिटल टी से डिवाइड कर दिया था तो एवरेज करंट भी आ गई थी शायद, है ना। पहले पार्ट में तो आपको ज्यादा करना है, ये करंट है ये टाइम, ऐसा ग्राफ है। ऐसा ही ग्राफ क्यों बनाया मैंने, सवाल में लिखा है करंट आई नॉट से 0 हो रही है घटते घटते कितने टाइम लीनियर है। तो आपको कुछ सिखाया होगा कि करंट और टाइम का जो ग्राफ दिया उसका एरिया पता कर देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाता है टोटल चार्ज आई नॉट टी बाई ये लेकिन इससे मुझे कोई लेना देना नहीं हो चुका। अपना पार्ट ये सेकंड पार्ट, सबसे पहले तो बताइए सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन से होगा या बिना इंटीग्रेशन के होगा। इंटीग्रेशन से कैसे पता चला, करंट कांस्टेंट है या वेरिएबल, ठीक है। तो अब एरिया एरिया से काम नहीं चलेगा, अब उस करंट का फंक्शन ढूंढ के लाना पड़ेगा टाइम के साथ। क्या ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं, y इक्वल टू m, m कितना होगा माइनस आई नॉट बाई टी nx प्लस c से लिखा है, नेगेटिव स्लोप की लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना बड़ी बात होती है क्या, y इक्वल टू mx प्लस c लिखा है। आप और तरीके से लिख देते हो तो लिख लेंगे, मुझे यही तरीका है y इक्वल टू mx प्लस, मैंने स्लोप देखा इसका नेगेटिव मिला मुझे, और किसी को नहीं मिलना नेगेटिव, मुझे तो नेगेटिव आई नॉट बाई टी माइनस तो y इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, तो पॉजिटिव है तो प्लस सी। अब क्या करना पड़ेगा, h इक्वल टू
इंटीग्रेशन आर के बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ये माइनस आई नॉट बाई टी टी प्लस आई नॉट का होल स्क्वायर डी टी। लिमिट्स क्या लगाऊं? 0 से कैपिटल। क्यों? टोटल हीट लॉस, टोटल हीट लॉस काउंट हो जब तक करंट फ्लो हो तब तक की हीट लॉस। इसका इंटीग्रेशन आप कर कौन सा? तीन इंटीग्रेशन बना सकते हैं। ए स्क्वायर आई स्क्वायर कैपिटल टी आर बाय टी प्लस आई नॉट स्क्वायर माइनस 2 आई नॉट स्क्वायर बाई टी ऐसे बन जाएगा 0 से। तो आप सबसे पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर टी क्यूब बाई 3 प्लस आई नॉट स्क्वायर टी माइनस 2 आई नॉट स्क्वायर बाई टी टी स्क्वायर बाई 2 0। तो ये अब लिमिट्स लगा देंगे। अच्छा आई नॉट स्क्वायर को बाहर आ भी रहा लिमिट, अपर लिमिट लगाएंगे तो स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी रख देंगे और 0 से तो ये सब 0 हो ही जाएगा। तो ये क्या बचेगा टी क्यूब बाई 3, तो टी बाई 3 बचेगा प्लस ये टी बचेगा माइनस 2 बचेगा आई नॉट स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने और ये 2 तो कैंसिल ही हो गया, कैपिटल टी बचेगा सर, है ना? यस सर आई नॉट स्क्वायर आर कैपिटल टी बाई 3 सही है क्या? देखो और तो मैं सेट कर लो ठीक। जी सर। टोटल हीट लॉस सर संडे के टेस्ट में 3 डाउट थे। पीडीएफ मिल गया तो इसका जी सर मिल गया। गया मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको क्लियर इसको दे देगा।
ये रजिस्टर है और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I, ये कुछ इस तरीके से हो रहा है I नॉट साइन ओमेगा फाइंड heat loss during T equal to 0 to T equal to 2 pi by r. इस ड्यूरेशन टाइम की लिमिट जीरो फाइनल एरिया का सवाल नहीं दोस्तों, करंट का स्क्वायर है। ये इंटीग्रेशन से होगा या बिना इंटीग्रेशन? रीजन करंट वेरिएबल, एरिया पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करना चाहिए, आई का स्क्वायर करके इंटीग्रेट करना। तो आरएमएस वगैरह जो होता था इंटीग्रेशन I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर I नॉट स्क्वायर आर तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिमिट 0 से 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। I नॉट स्क्वायर, इसको देखो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 ऐसे तो बढ़ते हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लग जाता है। तो 0 से लेकर 2 पाई बाई, ये 2 तो बाहर आ गया, I नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस इसका sin 2 ओमेगा टी बाई 2 लिमिट 0 से 2 पाई बाई। लिमिट्स लगाओ, अपर लिमिट 2 पाई बाई ओमेगा ही आएगा, 2 पाई बाई ओमेगा माइनस ये तो 0 हो जाएगा और 0 लिमिट लाइन तो भी 0 हो जाएंगे। I नॉट स्क्वायर r बाई 2 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा कैंसिल हो जाएगा सर। I नॉट स्क्वायर r बाई 2 और ये 2 पाई बाई माइनस 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट लगाएंगे। I नॉट स्क्वायर r पाई बाई, तो ये टाइम की लिमिट जो भी गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है।